भारत माता की जय, वंदे मातरम। पट्टी खोल के सभी दर्शकों का हमारे नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी स्टेटस की पट्टी खोलेंगे। 8 नवंबर 2024 को 7 सदस्यों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 4/3 के बहुमत से अपना निर्देश पारित किया। आइए 4 जजों के बहुमत वाले फैसले का निचोड़ समझें और फिर इसका सिलसिलेवार विवेचना यानी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो 1968 केस एस अजीज पाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के निर्णय को ओवररूल करते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी स्टेटस केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह संस्था एक स्टैट्यूट यानी संविधि के तहत बनाई गई है। माननीय जजों ने इस निर्णय के 2 कारण बताए। पहला, भारत के संविधान का आर्टिकल 30 क्लॉज 1 माइनॉरिटी को यह अधिकार देता है कि वह अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित एवं संचालित कर सकती है बिना किसी भेदभाव या सरकारी हस्तक्षेप के। दूसरा, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 उन माइनॉरिटी संस्था को भी संरक्षण प्रदान करती है जो संविधान की स्थापना के पहले से चले आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर माननीय जजों ने अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी स्टेटस प्रदान नहीं किया है, बल्कि बहुत स्पष्ट 5 मापदंड दिए हैं जिनके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की नियमित पीठ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा तय करेगी। आइए हम उन 5 मापदंडों को समझते हैं। पहला, आइडिया यानी अवधारणा की उपज एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की होनी चाहिए। दूसरा, संस्था की स्थापना मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए की गई हो। तीसरा, उस अवधारणा के लागू करने की प्रक्रिया में जो कदम लिए गए वह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा लिए गए। चौथा, संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था अपने अल्पसंख्यक चरित्र को और उसके साथ ही अपने स्थापना के उद्देश्य जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा है, इसे दृढ़ता के साथ स्पष्ट कर रही हो। और पांचवा, शिक्षण महाविद्यालय से एक विश्वविद्यालय में समाविष्ट होते समय संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी कानूनी शर्तें यह स्पष्ट कर रही हों कि संस्था का अल्पसंख्यक चरित्र और स्थापना का उद्देश्य छोड़ा गया या नहीं। जैसा कि हमें पता है कि वर्ष 1900 के आसपास अल्पसंख्यक जैसी किसी अवधारणा की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। इस परिस्थिति में यह समझ पाना मुश्किल है कि कैसे मुसलमानों द्वारा गठित एक संस्था को उसके गठन के लगभग 50 वर्ष बाद अपनाए गए संविधान के द्वारा अल्पसंख्यक होने का अधिकार मिल सकता है। इस प्रश्न को फिलहाल हम यहीं पर छोड़ते हैं। जजों के आदेश पर वापस चलते हुए देखते हैं कि उनके द्वारा दिए गए मापदंडों पर क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हो सकता है। सबसे पहला मापदंड, अवधारणा की उपज एक मुसलमान समुदाय के व्यक्ति की है। दूसरा, संस्था की स्थापना मुख्य रूप से मुसलमान समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। तीसरा, उस अवधारणा के लागू करने की प्रक्रिया में जो कदम लिए गए वह मुसलमान समुदाय के लोगों द्वारा लिए गए थे, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने ज़मीनी, आर्थिक व अन्य सहयोग अन्य गैर मुसलमान समुदायों से प्राप्त किया था। अब तक के तीनों बिंदुओं में हम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात कर रहे थे, लेकिन चौथा पहलू आते ही कहानी अलग मोड़ ले लेती है, क्योंकि यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंध है, ना कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से। चौथे पहलू के पहले हमें 5वें यानी अंतिम पहलू को जांचना होगा, जो कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में समाविष्ट होने के संबंध में है। सभी 5 मापदंडों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितनी खरी उतरेगी, यह निश्चित रूप से जानने के लिए हमें इस संस्था के अवधारणा की उपज से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित होने तक का सिलसिलेवार तथ्य समझना आवश्यक है। तो देर किस बात की है, आइए इस संस्था की पूर्ण यात्रा पर चलते हैं। संस्था की अवधारणा की उपज होती है सर सैयद अहमद खान से। सन 1875 अलीगढ़ में उन्होंने इस विश्वास के साथ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी कि मुसलमानों का सशक्तिकरण सिर्फ आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षण के द्वारा ही संभव है। शुरुआत में माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा
मान्यता प्राप्त एक संस्था बनी। सन 1885 में कलकत्ता से हटाकर अपनी मान्यता इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लेती है। वर्ष 1900 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन बनाई जाती है, इस उद्देश्य से कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा सके। इन प्रयासों को हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इम्पीरियल सरकार ने संगठन को सूचित करते हुए कहा कि उन्हें 30 लाख रुपए इकट्ठे करना अनिवार्य है इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मूवमेंट से जुड़े अन्य प्रमुख नेताओं के बारे में भी हम जान लेते हैं। 1897 में सर सैयद ने अपने करीबी साहिबजादा आफ्ताब अहमद खान को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का ट्रस्टी यानी संरक्षक नियुक्त कर दिया। सर सैयद की मृत्यु के बाद साहिबजादा खान ने ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। एक साल बाद यानी 1898 में मियां मोहम्मद शफी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के ट्रस्टी नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिनका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मूवमेंट में आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मोहम्मद अली जौहर खान एक और मजबूत नेता हैं जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मूवमेंट से अपने भाई शौकत अली और जुल्फ़िकार अली के साथ जुड़े। सैयद फजल उल हसन जो कवि हसरत मोहानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वह भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मूवमेंट से जुड़े रहे। ये 1919 से 1947 तक मुस्लिम लीग के साथ थे, लेकिन बंटवारे के समय भारत रह गए यहाँ के मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए। ये हो गई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मूवमेंट से जुड़े कुछ प्रमुख नेताओं की बात। अब हम वापस इस संस्था के सिलसिलेवार तथ्यों पर चलते हैं। आपको याद होगा कि 30 लाख रुपए की इम्पीरियल सरकार की मांग थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित करने के लिए, जिसे पूरा किया जाता है। लेकिन ऐसा करते ही सरकार के द्वारा एक दूसरी शर्त रख दी जाती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर इम्पीरियल सरकार का पूर्ण नियंत्रण दें एवं इसके मुस्लिम चरित्र को त्याग देना होगा। इस नई शर्त को लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मूवमेंट के अंदर दो गुट बन जाते हैं, एक आफ्ताब अहमद का और दूसरा अली जौहर भाइयों का। मोहम्मद शफी दोनों गुटों को एक सहमति पर लाने का प्रयास करते हैं कि सरकार की शर्तों को मान लिया जाए, जबकि अली भाइयों को पूर्णतः मुस्लिम नियंत्रण और चरित्र का विश्वविद्यालय चाहिए था। अगस्त 1917 में जब सर सरकारन नैयर को बटलर के स्थान पर नए शिक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मूवमेंट के नेता उनसे मिलते हैं, लेकिन इनकी कोई सहमति आपस में नहीं बनती है। नायर जून 1919 में इस्तीफा दे देते हैं और उनकी जगह पर मियां मोहम्मद शफी को नियुक्त किया जाता है। यह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मूवमेंट के लिए एक सौभाग्य की बात साबित होती है। शफी सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बटलर के राजकीय विश्वविद्यालय सुझावों को दरकिनार करते हुए ऑल इंडिया विश्वविद्यालय बनाने पर अड़िग हो गए। शफी ने अहमद और अली जौहर के दोनों गुटों को आपसी सहमति बनाने अथवा मतदान के जरिए सरकार की शर्तों पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा। साहिबजादा आफ्ताब अहमद खान ने अंग्रेजों के नियंत्रण के विपरीत इंडियन नियंत्रण और चरित्र का प्रस्ताव रखा, जिस पर बहुमत का समर्थन मिला। सर शफी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल को सितंबर 1920 में वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने रखा और 1 दिसंबर 1920 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हो गया। और दूसरी तरफ बहुमत खोने के बाद मोहम्मद अली जौहर खान अपने भाइयों हसरत मोहानी, मौलाना महमूद हसन, अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल माजिद ख्वाजा और डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ मिलकर एक पूर्णतः मुस्लिम नियंत्रण एवं चरित्र वाली शिक्षण संस्था जामिया मिलिया इस्लामिया का गठन करते हैं। अब हम जजों द्वारा दिए गए 5वें मापदंड पर चलते हैं। हमें इस बात पर अब कोई संदेह नहीं है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में समाविष्ट करते समय इसका चरित्र मुस्लिम से इंडियन में परिवर्तित हो गया था, जिसके फलस्वरूप मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एक ऑल इंडिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मूल विचारकों में दो फाट हुआ।
मुस्लिम चरित्र पर कायम रहने वाले संस्थापक सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकाल दिए गए और वे आगे चलकर जामिया मिलिया इस्लामिया का गठन करते हैं। अंत में आते हैं चौथे मापदंड के विश्लेषण पर। अल्पसंख्यक चरित्र की ओर ध्यान दें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के पारित होते ही इस संस्था का चरित्र इंडियन हो गया। इसका चरित्र इंडियन होने के साथ ही संस्था की स्थापना मूल रूप से इंडियन विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा एवं उन्हें उच्च श्रेणी की शिक्षा प्रदान करना हो जाता है। यह तथ्य कैसे सिद्ध होता है, आइए देखें। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापकों द्वारा 30 लाख रुपए की राशि एकत्र करके इंपीरियल सरकार को सौंप दी जाती है। यह राशि आवर्ती खर्चों के लिए सरकार द्वारा प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज में निवेश कर दी गई। अतः विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना की स्थापना सरकार द्वारा किया जाता है और देश के बंटवारे के बाद भारतीय सरकार के द्वारा सार्वजनिक निधि से किया गया। यह सार्वजनिक निधि किसी एक समुदाय से नहीं ली गई थी और यह पहलू तो हम पहले स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भूमि एवं 30 लाख रुपए की सुरक्षा जमा राशि में भी गैर मुसलमानों का योगदान रहा। इन सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझने के उपरांत कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि जो भी सार्वजनिक निधि एवं शुरुआती संसाधन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आधारभूत संरचना तक गैर मुसलमानों द्वारा किया गया था, वह केवल मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए कैसे हो सकता है। स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक निधि से सरकार भी किसी एक समुदाय विशेष के उत्थान के लिए कैसे खर्च कर सकती है। यदि इस संस्था के संस्थापक सदस्य उस समुदाय से आते हैं जो कि अंग्रेजों के आगमन से पहले इंडिया के कई प्रांतों में राज कर रहे थे और इतने मजबूत थे कि इस समुदाय ने 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन तक करवा दिया। 1939 से 1947 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान मूवमेंट का केंद्र बना रहा, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों एवं संकाय सदस्यों यानी फैकल्टी मेंबर्स का बड़ा योगदान रहा। क्या इस संस्था को अल्पसंख्यक होने का अधिकार हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान के आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में मिलना चाहिए? आर्टिकल 30 क्लॉज 1 यह सुनिश्चित करता है कि बहुसंख्यकों या सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव ना होने दिया जाए। इसका तात्पर्य यह कैसे लगा लिया कि सरकार अल्पसंख्यकों के पक्ष में बहुसंख्यकों के साथ भेदभाव करे। आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि हमारा यह एपिसोड आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे लिए यह एक प्रेरणा स्रोत बने और हम ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।